नमस्कार। प्रयास ऑनलाइन क्लासेज की इस निःशुल्क परिचर्चा में एक बार पुनः आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने स्थानीय स्वशासन पार्ट 1 किया था। आज हम उससे आगे का विश्लेषण देखेंगे कि जो संवैधानिक दिशा में प्रयास थे वो कौन कौन से हैं। तो हम थोड़ा सा पहले उसको पीछे वाला देखते हैं। पिछले वाली क्लास में हमने चर्चा की थी कि संवैधानिक प्रयास की दिशा में पंचायती राज सेटअप स्थापित करने के लिए उस संदर्भ में हमने सबसे पहला जो प्रयास देखा था वो देखा था 1952 का सामुदायिक विकास कार्यक्रम। उसके बाद बलवंत मेहता समिति, फिर राजस्थान के संदर्भ में हमने सादिक अली समिति पढ़ी थी, गिरधारी लाल व्यास समिति पढ़ी थी और अशोक मेहता समिति 1977 उसका भी हमने अध्ययन किया था। अब उससे आगे चलते हैं। अगली जो समिति है वो है लक्ष्मीमल सिंघवी समिति 1986 और इसका गठन करने वाली सरकार 86 में सरकार थी राजीव गांधी सरकार। राजीव गांधी को हम आधुनिक पंचायती राज का जनक भी कहते हैं। राजीव गांधी ने समिति का गठन किया। समिति की जो प्रमुख सिफारिश थी उसमें पहली सिफारिश तो ये बनती है कि पंचायती राज को प्रदान किया जाए। क्या प्रदान किया जाए? संवैधानिक दर्जा, यानी संविधान में इसको शामिल किया जाए। दूसरा जो इन्होंने कहा था कि पंचायती राज को सरकार का तीसरा स्तर घोषित किया जाए। तीसरे स्तर का मतलब यह है कि प्रथम स्तर हम केंद्रीय स्तर पे देखें तो संघ सरकार हो जाएगी, राज्यों में हम देखें तो राज्यों की सरकार है, और लेकिन ग्रास रूट पे धरातल पे हम जाएंगे तो पंचायती राज है। और इसलिए इन्होंने अपनी सलाह में कहा कि संवैधानिक दर्जा देने के साथ साथ इसको सरकार का तीसरा स्तर घोषित कर दिया जाना चाहिए। इसके बाद में अगली जो समिति है इसमें पीके थुंगन समिति 1988, इनकी भी प्रमुख सलाह यही थी कि दर्जा मिले कैसा? संवैधानिक दर्जा मिले। और साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि प्रत्येक 5 वर्ष में पंचायती राज के चुनाव संपन्न किए जाए, यानी पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिले और प्रत्येक 5 वर्ष में पंचायती राज के चुनाव होने चाहिए। इस समिति की सिफारिशों के पश्चात राजीव गांधी सरकार ने पंचायती राज को स्थापित करने के लिए 64वां संविधान संशोधन प्रस्तुत किया, लेकिन राज्यसभा में वो विधेयक पारित नहीं हो पाया। इसलिए ये प्रयास यहीं तक सीमित रहा। प्रयास राजीव गांधी जी का था, लेकिन आगे चल के हम देखेंगे तो संवैधानिक दर्जा आगे मिलेगा। सिंघवी थुंगन समिति के बाद में वी.एन. गाडगिल समिति 1989। वर्तमान में जो पंचायती राज का संवैधानिक ढांचा स्थापित है उसका आधार अगर किसी को माना गया है तो ऐसा माना गया है कि वी.एन. गाडगिल समिति की सिफारिशों के आधार पर ही वर्तमान का मॉडल स्थापित किया गया है। और इनकी भी यही सिफारिश थी, दर्जा मिले कैसा? मिले संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाए। तो इस समिति की सिफारिशों के आधार पे बाद में संविधान में संशोधन होता है, उसके बारे में चर्चा आगे करेंगे। लेकिन पहले हम जो समितियां हैं केंद्रीय स्तर पे और राज्य स्तर पे, यानी राजस्थान के संदर्भ में जो समितियां हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। आपके सामने मैं दोबारा रिपीट करता हूं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, बलवंत मेहता समिति, उसके बाद में आपका राजस्थान स्तर पर सादिक अली समिति, गिरधारी लाल व्यास समिति, अशोक मेहता समिति, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, पीके थुंगन समिति और वी.एन. गाडगिल समिति। अगला प्रयास राजस्थान का जो था वो था हरलाल सिंह खर्रा समिति 1990 में इसका गठन हुआ था। इस समिति में क्या क्या सिफारिशें थी उनको देखिए। खर्रा समिति ने क्या सिफारिश दी? खर्रा समिति का कहना था ग्रामीण आवश्यकताओं से जुड़े मूलभूत विषय, यानी ऐसे विषय जो ग्रामीण आवश्यकताओं से जुड़े हैं। जैसे इन्होंने कहा
शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, आयुर्वेद, हैंडपंप, इन सबको पंचायती राज विभाग को सौंपा जाना चाहिए। हरलाल सिंह खर्रा पूर्व में पंचायती राज मंत्री भी थे और इनकी सिफारिश ये थी कि ग्रामीण आवश्यकताओं से जुड़े मूलभूत विषय हैं उनका निपटारा ग्रामीण स्तर पे होना चाहिए। इसलिए जैसे शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा है, प्राथमिक स्वास्थ्य आपका, पेयजल है, आयुर्वेद है, हैंडपंप, ये सब पंचायती राज विभाग को सौंपे जाने चाहिए। अगली समिति फिर इसमें देखें हम, अब देखिए इसमें ये सारी समितियां होने के बाद में नाथुराम मिर्धा की अध्यक्षता में एक परवर समिति का गठन किया गया जो हमें ड्राफ्टिंग करके देगी कि पंचायती राज, और ये भी आप याद रखें कि इसी समिति, परवर समिति की सिफारिशों को मानकर ही हमने पारित किया कौन सा 73वां संविधान संशोधन। 73वें संविधान संशोधन की पृष्ठभूमि जरा देखिए। 1993 इसका प्रारूप ये है कि 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा से पारित किया गया। अगले दिन 23 दिसंबर 1992 को ये राज्यसभा से पारित हो गया। लेकिन ये वो संशोधन है जिसमें संघीय व्यवस्थापिका के अनुमोदन के बाद में राज्य की विधायिका का अनुमोदन भी आपको आवश्यक है। तो फिर ये राज्य की विधायिका के पास गया। 17 राज्यों की विधानसभा द्वारा इसका अनुमोदन किया गया। यानी पहले लोकसभा में पेश हुआ, वहां से पारित होने के बाद राज्यसभा में गया, राज्यसभा से पारित होने के बाद में ये राज्यों की विधानसभाओं के पास गया। और क्योंकि आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं का अनुमोदन आपको लेना अनिवार्य है, इसलिए उस समय 17 राज्यों की विधानसभाओं ने इसका अनुमोदन कर दिया। 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति द्वारा इस पर कर दिए गए क्या, हस्ताक्षर। 92 में अमेंडमेंट पेश होता है और विधानसभाओं के अनुमोदन के बाद 20 अप्रैल 1993 को भारत के महामहिम ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए। और आपको ये भी पता होगा उस समय राष्ट्रपति थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद चौबीस अप्रैल 1993 को केंद्रीय स्तर पर ये हो गया, लागू हो गया। ठीक है, आपको ये पता है कि 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। वो वजह यही है कि 73वां संविधान संशोधन जो लागू हुआ केंद्रीय स्तर पे, वो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। 17 राज्यों ने अनुमोदन किया था, तो 17 राज्यों में ही इसको लागू कर दिया गया। लेकिन जो प्रश्न बनता है कि 73वां संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज को लागू करने वाला सबसे पहला जो राज्य था
उसका नाम है कर्नाटक। अब यहाँ हम एक प्रश्न को क्लियर करते हैं। प्रथम वाले जो प्रश्न बने थे पिछली क्लास और इस क्लास को मिला के हमारी लगभग 4 प्रश्न हो गए हैं। सबसे पहले हमने प्रायोगिक रूप से पंचायती राज की शुरुआत करने वाला जो राज्य था उसका नाम था आंध्र प्रदेश। पंचायती राज की स्थापना 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में हुई थी। 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश इसे लागू करने वाला दूसरा राज्य था, लेकिन संपूर्ण राज्य में एक साथ लागू करने वाला वो पहला राज्य। तो प्रायोगिक रूप से पहला राज्य भी आंध्र प्रदेश और संपूर्ण राज्य में लागू करने वाला भी पहला राज्य आंध्र प्रदेश। 73वें संविधान संशोधन के बाद सबसे पहले लागू करने वाला राज्य बन गया कर्नाटक। लेकिन 73वें संविधान संशोधन के बाद सबसे पहले चुनाव संपन्न करवाने वाला राज्य यहाँ पर कौन सा है? मध्य प्रदेश। तो प्रथम के नाम से आपके 5 प्रश्न हैं। प्रायोगिक रूप से आंध्र प्रदेश, पंचायती राज की स्थापना राजस्थान, संपूर्ण राज्य में लागू करने वाला राज्य आंध्र प्रदेश, 73वें संविधान संशोधन के बाद सबसे पहले लागू करने वाला राज्य कर्नाटक, और 73वें संविधान संशोधन के बाद सबसे पहले चुनाव संपन्न करवाने वाला राज्य कौन सा हो गया? मध्य प्रदेश। ये संशोधन पारित हुआ और पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिल गया। तो इसका संवैधानिक प्रावधान कहाँ था? संविधान के भाग 9 में इसको शामिल किया गया। अनुच्छेद 243 कैसे लेके 243 अण्य तक। अंग्रेजी में हम इसको देखें तो ए से लेकर ओ। ये प्रश्न पूछा हुआ है। प्रश्न इस तरह पूछा हुआ है कि पंचायती राज का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 243 में है। तो कहाँ से कहाँ तक है 243 में? ऑप्शन आपके पास में है। हिंदी में अगर आएगा तो कैसे अण्य तक, और अंग्रेजी में अगर लिखा होगा ए से ओ तक। इसी संशोधन के बाद हमने संविधान में एक अनुसूची जोड़ी, 11वीं अनुसूची। और 11वीं अनुसूची में विषयों की संख्या है कितनी? 29। तो 73वां संशोधन किस तरह पारित हुआ वो प्रोसेस हमने देखा। उसके बाद में संविधान में इसको स्थापित भाग 9 में किया गया है। आर्टिकल 243 ए से लेकर 243 ओ तक अनुसूची 11वीं जोड़ी गई है, और इसमें विषय कितने शामिल किए गए हैं? 29 विषय शामिल किए गए। अब हम इसको राजस्थान के संदर्भ में देखते हैं। राजस्थान में पंचायती राज की दिशा में हम देखें तो संविधान लागू होने के बाद में जो समितियां थी उनकी तो हमने चर्चा कर ली है, लेकिन बीकानेर रियासत सबसे पहली रियासत थी जिसने पंचायती राज अधिनियम पारित किया 1928 में। सर्वप्रथम जो नाम जुड़ेगा वो बीकानेर का जुड़ेगा, और 1938 में फिर आप इसमें जोड़ो तो जयपुर आएगा, उसके बाद में सिरोही आएगी। इस तरह से ये क्रम चलता रहेगा, लेकिन सबसे पहले जो शुरुआत थी वो कहाँ थी? बीकानेर में। अब जैसा कि मैंने आपको शुरू में कहा था कि पंचायती राज यानी 73वें संविधान संशोधन में ग्राम स्तर पे इसको 3 तरह के ढांचे में हमने बांटा हुआ है। तो सबसे पहला हम स्तर आज देखते हैं, जिसको हमने प्रथम स्तर, ग्राम स्तर, या हम इसको ग्राम पंचायत के नाम से जानते हैं। ये ग्रास रूट है, सबसे नीचे का स्तर है, जहाँ पर हम कह सकते हैं लोकतंत्र अगर मजबूत दिखाई देगा तो आपको यही स्तर होगा जिसको ग्राम पंचायत के नाम से जानते हैं। ये ग्राम स्तर का लोकतांत्रिक ढांचा है और इसको हम पहला स्तर भी मानते हैं। राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे वर्तमान संख्या। आपको ये पता होगा कि राजस्थान में पंचायती राज के चुनाव
अब तक 10 बार हो चुके हैं। 10 बार कैसे हुए? 1995 1995 के बाद हम देखें तो 95 के बाद 5 बार और 95 से पहले भी 5 बार। तो वर्तमान में हम देखें राजस्थान में ग्राम पंचायतों की संख्या 11,152 है। वर्तमान में जो अभी चुनाव हुआ था, पिछला चुनाव, उस समय राजस्थान में ग्राम पंचायत संख्या 11,152। अब बात करते हैं कि पंचायतों की संख्या तो आ गई, लेकिन पंचायतों का गठन कैसे होता है, यानी कितनी आबादी, कितने मतदाताओं पे ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। तो प्रत्येक ग्राम पंचायत में वार्ड होते हैं। यहाँ पर आप समझिए कि अगर किसी ग्राम पंचायत की आबादी 3000 है तो 3000 की आबादी तक न्यूनतम आपके कितने वार्ड होंगे? 9 वार्ड। मैं आबादी की बात कर रहा हूँ, मतदाताओं की बात नहीं कर रहा। कि 3000 या उससे कम आबादी अगर ग्राम पंचायत का गठन होगा तो कम से कम कितने वार्ड होंगे? 9 वार्ड तो होंगे। अगर आबादी 3000 से अधिक होती है तो आप प्रति 1000 पर, यानी प्रति 1000 अधिक आबादी होने पर 2 अतिरिक्त वार्ड बन सकते हैं। जैसे एग्जांपल लीजिए कि मान लो किसी ग्राम पंचायत की आबादी 5000 है तो 3000 भी न्यूनतम 9 तो नहीं है। अब 1000 और बढ़े, 4000 से 2 और जुड़ गए तो 9 2 11, फिर 1000 और बढ़े तो 5000 हो गए। तो अगर 5000 की आबादी होगी तो 9 और फिर 1000 पे 2, तो इस तरह से 4 और जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 13। ये ग्राम पंचायत के गठन का आधार हो गया। अब ग्राम पंचायत के सदस्य आमतौर पर 2 तरह के होते हैं। एक तो होते हैं निर्वाचित और एक पदेन सदस्य। लेकिन ग्राम पंचायत में पदेन सदस्य नहीं होते हैं। इसमें सदस्य होंगे वो निर्वाचित होंगे और 3 तरह के सदस्य होंगे। एक ग्राम पंचायत का होगा अध्यक्ष, दूसरा आपका उपाध्यक्ष और तीसरा हम इसको बोलते हैं सदस्य। ग्राम पंचायत का अध्यक्ष है वो कहलाता है सरपंच, उपाध्यक्ष है और सदस्य कहलाते हैं वार्ड पंच। मैंने आपको पहले बताया, दोबारा बता रहा हूं कि ग्राम पंचायत स्तर पे निर्वाचित सदस्य होते हैं, पदेन सदस्य नहीं होते हैं। पंचायत समिति और जिला परिषद में आपको पदेन सदस्य मिलेंगे। तो यहाँ पर अध्यक्ष सरपंच कहलाएगा, उपाध्यक्ष उप सरपंच और सदस्य वार्ड पंच। ये तो हो गए निर्वाचित प्रतिनिधि। अब सरकार की तरफ से यहाँ पर एक पदाधिकारी होता है तो उसको प्रशासनिक अधिकारी, यानी ग्राम पंचायत का प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है उसको हम बोलते हैं ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव। जो ग्राम सेवक होता है वही ग्राम पंचायत का सचिव कहलाता है। तो ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव ये प्रशासनिक अधिकारी हो गया सरकारी स्तर पे, जो नियुक्त होता है कहाँ पर? ग्राम पंचायत में। आगे देखिए, आपने इसमें
वर्तमान संख्या पढ़ ली, गठन का आधार देख लिया, सदस्य देख लिए, निर्वाचित और प्रशासनिक अधिकारी। अब यहाँ पर हम देखें, थोड़ा सा एक चार्ट बना के समझते हैं। आपके पास सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच, इन तीन के बारे में चर्चा करें। तो सबसे पहले जरा देखें, निर्वाचन की इनका चुनाव कैसे होता है। सरपंच का हम चुनाव देखें तो सरपंच का आपको पता है कि हम सीधे जनता प्रत्यक्ष रूप में वोट डालती है। तो सरपंच का चुनाव हो गया प्रत्यक्ष रूप से। वार्ड पंच का चुनाव भी प्रत्यक्ष रूप से हो गया, लेकिन उपसरपंच का चुनाव बहुमत के आधार पे वार्ड पंचों में से किया जाता है, इसलिए उपसरपंच का चुनाव हो गया अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, पंचायती राज के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है, लेकिन मैंने आपको कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया में देखें तो सरपंच सीधे जनता द्वारा चुना जाएगा, वार्ड पंच भी सीधे जनता द्वारा चुने जाएंगे, लेकिन उपसरपंच है वो वार्ड पंचों में से बहुमत के आधार पे इसको हम व्यवस्था में लेते हैं, इसलिए ये कैसा हो गया अप्रत्यक्ष रूप से। आगे देखिए, ये पहला प्रोसेस हो गया। दूसरा, सरपंच, उपसरपंच और वार्ड पंच को शपथ कौन दिलवाता है। तो तीनों को एक ही व्यक्ति शपथ दिलाता है और उसका नाम होता है पीठासीन अधिकारी। यहाँ भी पीठासीन अधिकारी और यहाँ भी आपका पीठासीन अधिकारी, जिसको हम आरओ बोलते हैं, वही तीनों को शपथ दिलवाएगा। फिर हम इसमें देखें कि सरपंच, उपसरपंच और वार्ड पंच ये इस्तीफा किसको देते हैं। त्यागपत्र तीनों एक ही व्यक्ति को सौंपते हैं और उसका नाम होता है बीडीओ, जिसको हम ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर यानी खंड विकास अधिकारी कहते हैं। जो पंचायत समिति का प्रशासनिक अधिकारी होता है उसी को तीनों लोग इस्तीफा सौंपते हैं। तो ये इनका प्रोसेस हो गया कि इनका चुनाव कैसे होता है, शपथ कौन दिलवाता है और ये त्यागपत्र किसको देते हैं। अब हम बात करेंगे ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों की योग्यताओं के बारे में कि इनकी क्या क्या योग्यताएं होती हैं। तो आपको पता है जैसे जैसे सरकारें बदलती हैं समय समय पर इनकी योग्यताएं बदलती रहती हैं। सबसे पहली जो योग्यता है वो है 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हूं। यानी ग्राम पंचायत जो भी प्रतिनिधि है, चाहे सरपंच का चाहे वार्ड पंच का, जो भी चुनाव लड़ेगा उसकी पहली योग्यता ये होगी कि भाई कम से कम 21 साल का होना चाहिए, 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हूं। दूसरा है उसी ग्राम पंचायत का पंजीकृत मतदाता हूं, यानी रजिस्टर्ड वोटर होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया साहब कि अगर एक गांव में रहने वाला अपने गांव से ग्राम पंचायत से बाहर जाके दूसरी ग्राम पंचायत में चुनाव नहीं लड़ सकता, उसी ग्राम पंचायत का रजिस्टर्ड वोटर होना चाहिए। तीसरी इसमें 27 नवंबर 1995 के बाद 2 से अधिक संतान
ये ऑर्डिनेंस के रूप में आया था 27 नवंबर 1995 के बाद उसके 2 से अधिक संतान ना हो। लेकिन यहाँ पर भी थोड़ी स्थिरता है कि अगर दूसरी संतान विकलांगता की स्थिति में है तो थोड़ी स्थिरता प्रदान की जा सकती है। ये अभी पहले भी थी, अब भी कंटिन्यू चल रही है। इसके बाद में 2014 में वसुंधरा राजे जो मुख्यमंत्री थी, उन्होंने इस व्यवस्था में परिवर्तन करके शैक्षणिक रूप से एक शैक्षणिक योग्यता जोड़ी। आठवीं पास होना चाहिए। ये अध्यादेश के रूप में ये भी प्रावधान था शैक्षणिक योग्यता जोड़ने का कि ग्राम पंचायत का जो प्रतिनिधि है वो 8वीं पास होना चाहिए। उसके तहत स्वच्छ भारत मिशन को सफल बनाने के लिए चुनाव लड़ने वाले प्रतिनिधि यानी व्यक्ति के घर में शौचालय भी आवश्यक है। तो आपके सामने योग्यता सबसे पहली कि वह 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, उसी ग्राम पंचायत का पंजीकृत मतदाता हो, 27 नवंबर 1995 के बाद 2 से अधिक संतान ना हो, 8वीं पास होना चाहिए और शौचालय अनिवार्य। लेकिन जनवरी 2019 में गहलोत सरकार ने इस योग्यता को समाप्त कर दिया है। यानी शैक्षणिक योग्यता का जो कॉलम था वो वर्तमान में बाध्य नहीं है कि आप पढ़े लिखे हो तो ही चुनाव लड़ पाओ, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो भी चुनाव लड़ सकते हो, बाकी की योग्यताएं आपको पूरी करनी पड़ेंगी। योग्यता की बात देखिए, बैठक यानी ग्राम पंचायत की बैठक कब कब होती है। तो ग्राम पंचायत की बैठक महीने में 2 बार होती हैं, प्रत्येक माह की 5 व 20 तारीख, यानी पाक्षिक बैठक होगी, 15 दिन से होगी। प्रत्येक महीने की 5 और 20 तारीख को ग्राम पंचायत की बैठक होगी। इसमें ग्राम पंचायत सचिवालय बैठक वो प्रत्येक महीने की 12 और 27 तारीख को। तो अगर हम ऐसे देखें तो 5, 12, 20 और 27 यानी हर सप्ताह बैठक होती है। लेकिन तो प्रश्न बनता है कि ग्राम पंचायत की बैठक कब होती है, तो प्रत्येक महीने में 2 बैठक होती हैं, एक 5 तारीख को और एक 20 तारीख को। अब प्रश्न ये है कि जब बैठक होगी तो बैठक का कोरम क्या होगा, गणपूर्ति क्या होगी। आमतौर पे हम सारी जब व्यवस्थाएं पढ़ते हैं कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, इनका कोरम हम जब देखते हैं तो सब में 1/10 होता है। लेकिन यहाँ पर जो कोरम है, गणपूर्ति है, वो है 1/3। 1/3 क्यों? क्योंकि मैंने आपको कहा कि कम से कम अगर वार्ड होंगे तो कितने होंगे, 9 वार्ड होंगे। तो 9 में अगर 1/3 होंगे तो कम से कम 3 सदस्य उपस्थित होंगे तो बैठक प्रारंभ हो सकती है। इस तरह ये प्रश्न बार बार पूछा गया है, और ये क्योंकि आप कंफ्यूज होते हो इसलिए पूछा गया है कि बाकी का जब कोरम 1/10 या न्यूनतम 10 सदस्य हैं तो यहाँ का कितना है। तो यहाँ ग्राम पंचायत का कोरम है कि कुल जो सदस्य संख्या है उसका 1/3 सदस्य उपस्थित होने चाहिए। इसके बाद में बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण ग्राम पंचायत के बजट की बात, कि बजट कैसे अलॉट होता है। तो सरपंच तैयार करता है, ग्राम पंचायत का बजट जो है वो कौन तैयार करेगा, सरपंच तैयार करेगा। सरपंच तैयार करके बजट प्रेषित करता है किसको, बीडीओ यानी खंड विकास अधिकारी को सौंपता है, और खंड विकास अधिकारी उस बजट को पेश करेगा पंचायत
समिति में, और पंचायत समिति की बैठक के बाद ये बजट पारित होता है। तो आप इसको एक बार थोड़ा पुनः रिपीट कीजिए कि सबसे पहले हमने क्या देखा, राजस्थान में ग्राम पंचायत की वर्तमान संख्या कितनी है, उसके बाद उसके सदस्य कौन होते हैं, सदस्यों के बाद में उसका प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है, उसके बाद में उनका निर्वाचन कैसे होता है, कौन सी एजेंसी के माध्यम से निर्वाचन होता है, उसके बाद में उनको शपथ कौन दिलवाता है, त्यागपत्र के बाद में योग्यता आ गई, योग्यता के बाद में हमने उनकी बैठकें देखी, और बैठक में आप थोड़ा ये जोड़ लीजिए कि प्रतिवर्ष 4 बैठक अनिवार्य है, प्रतिवर्ष 4 बैठक अनिवार्य है। 4 बैठक कौन कौन सी, एक आपकी, यानी जो बैठक वो मैंने आपको लिखवाई 5 और 20 वो तो होनी है, लेकिन इसके अलावा 26 जनवरी, 1 मई, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर, ये 4 बैठक कंपलसरी होगी। ठीक है, तो बैठक के बाद में हमने गणपूर्ति देखा, और गणपूर्ति के बाद में बजट। अब अगला इसमें है हटाने की प्रक्रिया, कि ग्राम पंचायत के जो पदाधिकारी हैं उनको पद से कैसे हटाया जाए। तो हटाने के लिए प्रक्रिया है कि उनको हटा सकते हैं किसके द्वारा, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा, जो कि 3/4 बहुमत से पारित होना चाहिए। 3/4 बहुमत से पारित होगा तो ही पदाधिकारी को पद से हटाया जा सकता है। अब ये अविश्वास प्रस्ताव कब कब पेश होता है, तो यहां पर 3 चीजें हैं, कार्यकाल के 2 वर्ष, यानी कार्यकाल कम से कम 2 वर्ष का तो होना चाहिए, 2 वर्ष पूरा नहीं होगा उससे पहले ये प्रस्ताव नहीं आएगा, यानी पहले साल और दूसरे साल अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। तीसरे वर्ष आप एक बार प्रस्ताव ला सकते हो, अगर प्रस्ताव पारित हो गया तो पदाधिकारी को पद से छोड़ना पड़ेगा, वरना उस वर्ष भी दोबारा प्रस्ताव नहीं आएगा। चौथे वर्ष फिर आप एक बार प्रस्ताव ला सकते हो, पारित हुआ तो ठीक है, वरना दोबारा प्रस्ताव नहीं आएगा। और 5वें और अंतिम वर्ष प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। तो इसमें आप सिंपल सा है कि पहले 2 वर्ष प्रस्ताव नहीं आएगा, अंतिम वर्ष प्रस्ताव नहीं आएगा, और तीसरे और चौथे वर्ष एक बार प्रस्ताव लाया जा सकता है। अब इसमें ग्राम सभा को हम एक ग्राम स्तर पे लघु संसद भी कह सकते हैं। इसका उल्लेख अनुच्छेद 243 के फर्स्ट में किया गया है। ग्राम सभा की बैठकें प्रत्येक ग्राम पंचायत में होती हैं। अब देखो, ग्राम सभा की बैठकों में सबसे पहला प्रश्न है कि ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। दूसरा है बैठक में भाग कौन लेता है। तो अध्यक्षता ग्राम पंचायत सरपंच करेगा, सरपंच नहीं होगा तो उप सरपंच, और अगर दोनों उपस्थित नहीं है तो अन्य कोई वरिष्ठ वार्ड पंच है वो ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता करेगा। बैठक में भाग कौन लेते हैं, तो सभी पंजीकृत मतदाता ग्राम सभा की बैठकों में भाग ले सकते हैं।
तीसरा, यहाँ भी फिर आपको कंफ्यूज करने के लिए प्रश्न है कि ग्राम पंचायत का कोरम आपने पढ़ा 1/3 सदस्य, तो ग्राम सभा का कोरम कितना होगा, गणपूर्ति कितनी होगी, तो यहाँ पर है 1/10 सदस्य। ग्राम सभा उल्लेख आर्टिकल 243 के फर्स्ट क्लोज में है। अध्यक्षता सरपंच, उप सरपंच या फिर कोई वरिष्ठ वार्ड पंच। बैठक में ग्राम पंचायत के सभी पंजीकृत मतदाता भाग लेंगे और गणपूर्ति 1/10 सदस्य होगी। अब राजस्थान के संदर्भ में देखिए, राजस्थान में ग्राम सभाओं की शुरुआत कब हुई? 26 जनवरी 1999। 26 जनवरी 1999 को जयपुर जिले के सांगानेर पंचायत समिति की मुहाना ग्राम पंचायत, सांगानेर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत कौन सी? मुहाना। वहाँ पर 26 जनवरी 1999 को तत्कालीन सीएम, उस समय सीएम का नाम भी जो वर्तमान सीएम है वही उस समय थे। तो राजस्थान में ग्राम सभाओं की शुरुआत 26 जनवरी 1999 को सांगानेर पंचायत समिति की मुहाना ग्राम पंचायत से उस समय के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने शुरुआत की। अब इसमें एक छोटा सा और है, ग्राम सभा के बाद में आती है वार्ड सभा। यहाँ भी वही है, क्योंकि वो पूरे ग्राम पंचायत की सभा थी, ये एक वार्ड की सभा है। तो बात करेंगे किसकी? अध्यक्षता। तो इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? वार्ड पंच। बैठक में कौन शामिल होंगे? तो ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत के सभी पंजीकृत मतदाता थे, तो यहाँ पर उसी वार्ड के पंजीकृत मतदाता बैठकों में भाग लेंगे। भारत में वार्ड सभाओं की शुरुआत फरवरी 2000 से हुई और वार्ड सभाओं की शुरुआत करने वाला जो प्रथम राज्य था उसका नाम है राजस्थान। ये आपका ग्राम पंचायत जो प्रथम स्तर है, जो ग्राम स्तर है, उसके बाद में आपका ग्राम सभा और वार्ड सभा, 13वां संविधान संशोधन जिसमें प्रावधान है। पहले स्तर को हमने आज स्टडी किया है। इसके बाद में आपका पंचायत समिति होगा और फिर आपका जिला परिषद होगा। ये सब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और इसी उम्मीद के साथ कि आने वाला कल आज से बेहतर हो। धन्यवाद।